तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का जो ये आपका जो लाइव क्लास है वो आपका लाइव क्लास ना होकर वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि आपको जो नेट का जो इशू होता है आपको ना हो, क्योंकि इधर आपका बहुत तेज बारिश हो रहा है तो नेट का इशू हो सकता है था। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेक्चर नंबर 14 है और आपका इससे पहले 13 लेक्चर आपका कराया जा चुका है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस एसएससी जीके 2023-24 PYQ सीरीज किन किन के लिए उपयोगी है उनको बता दें। जो आपके ऑल सभी एसएससी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि ये CGL देने वाले हैं, या आपका CHL देने वाले हैं, या CPO देने वाले हैं, या आपका MTS का एग्जाम देने वाले हैं, या स्टेनो का देने वाले हैं, या दिल्ली पुलिस का देने वाले हैं, उन सभी के लिए आपका ये सीरीज है जो कि आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ना देकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है, जो कि आपके लिए जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हीं को शामिल किया गया है। तो अगर भी आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है, रोज डेली लाइव क्लासेस आना है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ा जाएगा, अभी कोई भी शुल्क वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे SSC CHL 14 अगस्त शिफ्ट 3 के पेपर को। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न है कि हॉर्नबिल जो उत्सव है, फेस्टिवल है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा, तो आपका नागालैंड में मनाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो हॉर्नबिल जो महोत्सव या फेस्टिवल है हर साल कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, लगभग 1 सप्ताह तक। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों को देखें तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक आपका है बूढ़ी बूट। ठीक है, बूढ़ी बूट अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा मायोको। ठीक है, इसके अलावा ड्री फेस्टिवल। ठीक है, ड्री फेस्टिवल बार बार पूछता है कहाँ मनाया जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक आपका है पोंगट्टू। ठीक है, पोंगट्टू कहाँ मनाया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके अलावा एक आपका है लोसार। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके अलावा एक आपका है मोनप्पा, ये भी कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। ड्री, लोसार, मोनप्पा, ये तीनों को याद रख लीजिएगा। साथ में बूढ़ी बूट, माइको, ट्रे, ये सबको भी याद रखना है, लेकिन ये सभी आपका बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा असम में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, तो असम में आपका अम्बुबाची मनाया जाता है। अम्बुबाची आपका त्यौहार है। ठीक है, एक तरह से मेला लगता है, कहाँ पर लगता है ये भी बार बार पूछा जाता है। तो असम का एक आपका शहर है गुवाहाटी। ठीक है, असम का एक शहर है गुवाहाटी, वहीं पर दोस्तों एक मंदिर है आपका, कौन सा मंदिर, कामाख्या। ठीक है, कामाख्या मंदिर है, वहीं पर दोस्तों आपका जो अम्बुबाची जो मेला है वो आपका लगता है। इसके अलावा एक आपका है भोगाली बिहू, ये भी दोस्तों आपका असम मनाया जाता है। एक आपका बैसा है, एक आपका हींग पटकाई। ठीक है, हींग पटकाई है, ये भी आपका काम मनाया जाएगा, तो उस समय मनाया जाएगा। इसके अलावा मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में देखिए कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, तो मिजोरम में आपका एक चाप चारकुट महोत्सव। ठीक, एक ही याद रखना है आपको, चाप चारकुट महोत्सव का मनाया जाएगा, तो आपको मिजोरम में मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में तो एक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल हो ही गया, एक आपका सुकेन्य फेस्टिवल जो हो जाएगा वो आपका नागालैंड में। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा सेक्रेनी। ठीक है, सेक्रेनी फेस्टिवल भी आपका नागालैंड में ही मनाया जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में दोस्तों आपका एक है नोग क्रेम। ठीक है, नोग क्रेम फेस्टिवल आपका मेघालय में। इसके अलावा जो खासी जो त्यौहार है, खासी एक आपका मेघालय का पहाड़ी भी है, तो खासी, गारो, जयंती यही सब पहाड़ी भी है, तो एक आपका खासी जो त्यौहार है वो भी आपका मेघालय में। इसके अलावा वांगला महोत्सव का मनाया जाएगा, तो ये भी आपका मेघालय में ही मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर बच गया, तो मणिपुर में आपका योसांग मनाया जाता है। मणिपुर में कब मनाया जाता है, जब हम लोग होली मनाते हैं उस समय आपको जो मणिपुर के लोग होते हैं आपका योसांग मनाते हैं। इसके अलावा एक आपका हो गया पोराग, इसके अलावा एक हो गया चवांगकुट्टी। ठीक है, चवांगकुट्टी ये भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो खारची पूजा उत्सव। ठीक है, खारची पूजा उत्सव आपका त्रिपुरा मनाया जाता है, या इसमें जो क्या होता है कि 14 देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। कितना, 14 देवताओं की पूजा किया जाता है। ये भी प्रश्न आपका बना था कि खारची जो पूजा होता है त्रिपुरा में उसमें कितना देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, तो आपका 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय महिला शटलर। ठीक है, शटलर यहाँ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। शटलरों में कौन सा मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में उप विजेता रही है। ठीक है, आपसे उप विजेता पूछा गया है। देखिए तो उप विजेता कौन सा रही थी, तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, PV सिंधु। ठीक है, उप विजेता रही थी, आपका जो हुआ था ये टूर्नामेंट उसमें आपका हार गई थी। ठीक है, किससे हारी थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का जो एक टूर्नामेंट है आपका वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जो कि सुपर 300 इवेंट के नाम से श्रेणीबद्ध है। ठीक है, 300 नाम से श्रेणीबद्ध है। इसके अलावा इसका जो उप विजेता रही है महिला एकल में बात कर लेते हैं पहले हम लोग,
तो महिला एकल में देखिए जो आपका उप विजेता तो आपके पीवी सिंधु रही है जो कि भारत की थी, लेकिन विजेता की बात करेंगे तो ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग, ठीक है, ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग जो कि आपकी इंडोनेशिया की खिलाड़ी थी, वो आपका क्या रही थी, विजेता रही थी। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा पुरुष एकल भी हम लोग देख लेते हैं। पुरुष एकल में दोस्तों आपका जो विजेता रहा था आपका केंटा निशिमोतो रहा था जो कि जापान का था। एक आपका जो जापान का ही आपका जो रनअप भी जापान का ही रहा था, कांता सुनियामा, ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से पुरुष एकल नहीं पूछा जाएगा, महिला एकल का आपका विजेता भी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा पीवी सिंधु के बारे में ही पूछा जाएगा क्योंकि आपका ये भारत से संबंधित खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, किस राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या, केरल, ठीक है। केरल का जो साक्षरता दर है पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो केरल का ही है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम कहां का है, तो सबसे कम आपका बिहार का है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए साक्षरता से संबंधित हमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आपका 2011 जनगणना से संबंधित है, उसको भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। केरल का जो साक्षरता दर है वो आपका 94% है, ठीक है, 93.9 कुछ है, तो इसको लगभग हम लोग 94% मान के चलते हैं, तो 94% है। इसके अलावा केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ का जो पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा जाए कि केरल का पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 96.11% आपका वहाँ का साक्षरता दर है। इसके अलावा महिला का पूछा जाए तो महिला का आपका 92.07% वहाँ का साक्षरता दर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में 2011 की जनगणना से संबंधित साक्षरता दर को देखें तो देश का जो साक्षरता दर है, देश का, ठीक है, पूरे ओवरऑल देश का साक्षरता दर कितना है, 74.04% है। कितना है, तो 74.04% आपका देश का साक्षरता दर है। वहीं पर उस भारत में पुरुषों का साक्षरता दर देखें, यानी कि पुरुष कितना साक्षर है 100% में से, तो 82.14% आपका जो पुरुष है आपका साक्षर है। इसके अलावा महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 65.46 क्या है, महिलाओं का साक्षरता दर है। तो आपको देश का भी याद रखना है, इसके अलावा देश में पुरुषों का भी याद रखना है, साथ में आपको महिलाओं का भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा केरल के बाद जाने, केरल के बाद कौन आपका सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो केरल के बाद आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहाँ का साक्षरता आपका केरल के बाद ज़्यादा है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो आपका लक्षद्वीप है ओवरऑल आपका केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका कौन है, तो मिजोरम है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका मिजोरम हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों प्लस राज्यों में। लेकिन अगर सिर्फ राज्यों में आपका सेकंड पूछे तो राज्यों में सेकंड आपका कौन हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। सबसे आखिरी पैदान पे हमने आपको बताया है कि बिहार है, कि कौन है, बिहार है। कितने परसेंट वहाँ का साक्षरता दर है, तो 63.82% वहाँ का साक्षरता दर है। इससे पहले बिहार से भी पहले पूछे तो बिहार से पहले दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। बिहार से पहले यानी कि सेकेंड बॉटम पर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा थर्ड बॉटम पे कौन है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सबसे कम बिहार का, बिहार से कम आपका, बिहार से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा आपका राजस्थान का साक्षरता दर है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कौन सा देश है जो कि वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि जो वॉलीबॉल का जो नियम है, ठीक है, उसका एक आधिकारिक संकलन किया गया था। संकलन तो किया गया था लेकिन उसको YMCA के द्वारा, किसके द्वारा, तो YMCA के द्वारा क्या किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा ये संकलन दिया गया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं YMCA का। YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग वॉलीबॉल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल में एक साइड में कुल कितना खिलाड़ी होगा, तो एक साइड में आपका टोटल 6 खिलाड़ी होगा। एक साइड करने का मतलब है वॉलीबॉल 2 साइड में खेला जाता है, जिस प्रकार क्रिकेट आपका 2 टीमों में खेला जाता है, उस प्रकार वॉलीबॉल भी कितने टीमों में खेला जाता है, 2 टीमों में। जिस प्रकार क्रिकेट में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, उस प्रकार वॉलीबॉल में भी एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों में मिला दें तो दोनों टीमों में आपका 12 खिलाड़ी हो जाएगा। जिस प्रकार क्रिकेट में दोनों टीमों में मिला दें तो 22 खिलाड़ी होता है, उस प्रकार वॉलीबॉल में भी आपका 12 खिलाड़ी
मिला देंगे दोनों टीमों का तो हो जाएगा। इसके अलावा वॉलीबॉल का कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई अगर आपसे पूछे जाए तो लंबाई आपका 18 मीटर हो जाएगा और जो चौड़ाई होगा उसका 1/2 यानी कि 9 मीटर आपका चौड़ाई हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट के बीच में एक नेट लगाया जाता है। आप लोग जानते होंगे जो भी वॉलीबॉल खेले होंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक नेट लगाया जाता है, ठीक है। जो नेट लगाया जाता है वो पुरुषों के टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। पुरुषों के टूर्नामेंट के लिए जो जमीन से स्तर, जमीन से जो ऊपर उठता है वो कितना फीट रहेगा तो 8 फीट यानी कि 2.43 मीटर ऊपर रहेगा। लेकिन वही अगर आपसे महिलाओं की टूर्नामेंट की बात करेगा तो महिलाओं के टूर्नामेंट में कितना जमीन से ऊपर रहेगा तो आपका 7.4 मीटर यानी कि 2.24 मीटर यानी कि 7.4 फीट ऊपर आपका रहेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार इस शक्ति परियोजना को शुरू किया है, ठीक है। किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार इस शक्ति परियोजना को शुरू किया है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है झारखंड और महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका झारखंड और महाराष्ट्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नाबार्ड को, नाबार्ड के साथ साथ देखेंगे इस शक्ति परियोजना को, इस शक्ति परियोजना के साथ देखेंगे कि इस शक्ति परियोजना किसके लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो नाबार्ड है वो दोस्तों आपका जो पहला चरण का जो आपका इस शक्ति जो परियोजना है वो दोस्तों आपका झारखंड में रामगढ़, ठीक है। अगर आपसे जिला भी पूछ दिया जाए तो झारखंड में रामगढ़ और महाराष्ट्र में धुले, ठीक है। महाराष्ट्र में धुले आपसे पूछ दिया जाएगा जिला तो झारखंड का जिला है रामगढ़ और आपका जो महाराष्ट्र का जिला है धुले, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा HSG यानी कि स्वयं सहायता समूह को डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया था जिसका नाम था इस शक्ति। इस शक्ति आपका है क्या तो इस शक्ति नाम की डिजिटलीकरण परियोजना है। उद्देश्य प्रत्येक परियोजना जिले में मौजूद सभी HSG को शामिल करना है, ठीक है। तो HSG है यानी कि इसका जो नाम है आपका स्वयं सहायता समूह, ठीक है। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है तो ये देखिए कुछ समान आय वर्ग के लोग, इस लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है और छोटे छोटे समूह में आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए आप 10 दोस्त हुए, ठीक है। 10 दोस्त हुए, आप लोग कहीं कमा रहे हैं, आप लोग का जो बचत होता है उसको क्या करते हैं सबको इकट्ठा किया जाता है और उसको एक बैंक में जमा कर दिया जाता है, ठीक है। जमा कर दिया जाता है। अगर आप 10 में से किसी को जरूरत पड़ा कभी भी पैसा का तो वो जाकर यहाँ से बैंक से लोन उठा सकता है अगर आप HSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप शामिल हैं तो, ठीक है। ये 10 या 20 लोगों का एक संगठन होता है जो कि आपका पैसा जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आप वहां से लोन ले सकते हैं, फिर आपको वहां से चुकाना होता है, ठीक है। तो ये आपका HSG है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि दोस्तों आपका इसी को डिजिटलीकरण करने के लिए, ठीक है, इसी को डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड ने इस शक्ति परियोजना को लॉन्च किया था जो कि पहला आपका झारखंड में, फिर आपका महाराष्ट्र में, अगर जिला पूछा जाए तो रामगढ़ और महाराष्ट्र का धुले में शुरू किया गया था। इसके अलावा दूसरा चरण इसका होगा, पहला चरण तो आपका शुभारंभ हो गया है, सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया था, लेकिन दूसरा चरण में आपका देश के 22 और जिलों में स्वयं सहायता समूह HSG को डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट परियोजना को लागू करने का निर्णय किया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा नाबार्ड का स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को होता है। यह आपका क्या है तो एक वित्तीय संस्था है जो कि ग्रामीणों को लोन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 1851 में किसने भंबर धराव की परिघटना की खोज की जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बूंद लूप में प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका लियोन फूको, ठीक है। लियोन फूको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर भंवर धाराएं उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका जो खोज है आपका किसने किया था, फोको ने किया था, या फूको इसका नाम है। कब किया था, 1895 में किया था। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है 2 पास्कल का नियम, ठीक है। पास्कल का नियम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे कि मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए सुधारों उपाय का श्रृंखला था जो कि किस
इस वर्ष आया गया था या पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1909। ठीक है, 1909 में आप लोग जानते होंगे 1909 में आपका जो वायसराय था आपका कौन था? मिंटो था। और भारत का जो सचिव था वो आपका मार्ले था। उसी के द्वारा आपका एक सुधार अधिनियम लाया गया था जो कि आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। उसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है जो कि कहते हैं। इसमें क्या क्या सुधार हुआ था इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आपका पीसीएस लेवल का ये टॉपिक है। लेकिन आपको बस यही जानने की जरूरत है कि भारत शासन अधिनियम 1909 किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्लो मिंटो के द्वारा लाया गया था। मिंटो आपका भारत का वायसराय था और मार्ले था जो कि भारत का क्या था? तो आपका भारतीय सचिव था। इसके अलावा 1919 में भी एक आपका भारतीय सुधार अधिनियम लाया गया था। ठीक है, भारतीय सुधार अधिनियम लाया गया था 1919 में भी। इसके तहत जो आपको लाया गया था इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जिस प्रकार जो मिंटो था 1909 में आपका भारत का वायसराय था, उस प्रकार जो चेम्सफोर्ड था वो आपका 1919 में आपका भारत का वायसराय था और जो मॉन्टेग्यू था वो आपका भारत सचिव था। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पारंपरिक जो चिराव जो नृत्य होता है जिसमें बांस का उपयोग किया जाता है डैश में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चिराव जो नृत्य को आपको इस पिक के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार ये नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा बांस के सहारे पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा चिराव नृत्य मिजोरम का तो पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें आमतौर पर कितने लोग होते हैं? तो 6 से 8 लोग होते हैं। बांस की एक जोड़ी को जमीन पर क्षैतिज रूप से तैनात एक और बांस पर रखते हैं। ये उत्सव के अवसरों के दौरान आकर्षक केंद्र है और 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य समान लोक नृत्य को देखें जो कि आपके अन्य राज्यों से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रौफ, ठीक है, जो रौफ लोक नृत्य है आपका जम्मू कश्मीर का है। भांगड़ा की बात करेंगे तो आपका पंजाब का लोक नृत्य है। गरबा आपका गुजरात का लोक नृत्य है। रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। घूमर की बात करेंगे तो राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू की बात करेंगे तो असम का लोक नृत्य है। लोक नृत्य के साथ साथ ये क्या है? तो ये आपका फेस्टिवल भी है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावनी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। राउत नाचा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। लोक क्या है? लीन नृत्य है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से को याद रखना है पांडवानी भी आपका छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करेंगे तो घुमरा। केरल की बात करेंगे तो पुलिकली। काराकट्टम आपका कहाँ का है? तो कट्टम है तो तमिलनाडु का ही होगा। दोली कुनिया कहाँ का है? कुनीथा, ठीक है, कुनीथा है आपका, कुनिया नहीं है। तो कुनीथा ये कहाँ का है? तो आपका कर्नाटक का है। इसके अलावा बीनानाट्यम कहाँ का है? तो ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आल्हा और उदल है जो कि जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया था निम्नलिखित में से किस राजपूत राज से संबंधित था? तो ये जो अल्लाह जो उदल है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है चंदेल राजवंश से ये आपका संबंधित था। ये अल्लाह और उदल था कौन? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो अल्लाह जो उदल था आपका चंदेल जो राजा था, ठीक है, चंदेल राजा परमीदेव, ठीक है, परमीदेव जिसे कि परमल के नाम से जाना जाता था, उसका महान सेनापति था। कौन था? तो अल्लाह और उदल, ठीक है। इसके अलावा जिसने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी और अल्लाह खंड गथा गीत में अमर हो गया था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान से फ्रेंड्स ये आपका हार गया था, लेकिन हारने से पहले जो अल्लाह जो उदल था वो बहुत ही क्या था? वीर था, यानी कि वीर था। आपका परमर्दी देव या परमल का अपना सेनापति था, ठीक है। या आपका अल्लाह उदल अलग अलग है, यानी कि एक नाम आपको नहीं याद रखना है, या आपका दोनों अलग अलग सेनापति है, ठीक है। इसको देखिए ये क्या था आपका, ये आपका तो पहली बात महोबा जिले से संबंधित था। ये आपका जो चंदेल राजवंश था 12वीं शताब्दी में वीर योद्धा अल्लाह और उदल की वीरता की कहानी उत्तर भारत के घरों घरों में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग बामन लड़ाई लड़ी थी और सभी में विजय हुआ था। अंतगतः आपका जो पृथ्वीराज चौहान से 1182 में लड़ाई लड़ा था उससे आपका हार गया था। इसके अलावा दोनों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी लड़ाई में काफ़ी नुकसान तो पहुंचाया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप महोबा जिले से जो भी होंगे वो आपका अल्लाह उदल वहाँ पर एक चौक है, ठीक है। क्या है? तो चौक है, ठीक है। वहाँ पर अभी भी अगर कोई भी बाराती वहाँ से जाता है, घोड़ा पर बैठ के जाता है, तो वहाँ से उसको उतरना पड़ता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि कोई अगर
कोई होता है ना कभी कभी कि नहीं उतरेंगे, हम क्यों उतरेंगे, ठीक है, वहाँ पर एक प्रथा बना हुआ है कि कोई भी जाएगा वहाँ पर तो वहाँ से उतरना ही पड़ेगा। तो कोई होता है एक दो नहीं उतरा होगा तो उस समय क्या हुआ कि जो घोड़ा है वो आपका वहाँ पर उसको पटक दिया था, ठीक है। तो ये आपका अल्लाह उदल से जुड़े एक कहानी है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, जो भी महुआ जिले से होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि स्थल पर उगने वाला जो सर्वप्रथम जो पौधा होता है उसका जिसमें समान उतक होता है वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि टेरिडोफाइटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा समनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे हैं। टेरिडोफाइट्स को प्रथम समनी यानी कि क्रिप्टो गेम या बीजाणु असर समनी पौधे भी कहा जाता है। यह समनी उत्तक रखने वाले पहले जमीनी पौधे हैं। जाइलम जल और खनिज को पादप शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और फ्लोएम आपका जैविक जीवन को पादप शरीर तक पहुंचाता है। तो जाइलम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खनिजों में जो पादप होता है उसमें क्या पहुंचाता है, तो जल खनिज, और फ्लोएम आपका भोजन पहुंचाता है। नेक्स्ट आपका है कि बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं, बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं यानी कि बेलाडीला रेंज निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका है यानी कि लौह अयस्क, ठीक है। तो लौह अयस्क इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौह अयस्क के लिए आपका जो बेलाडीला का जो पहाड़ी है आपका क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो बेलाडीला की पहाड़ी है वो लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग हम लोग इस्पात बनाने के लिए करते हैं। और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में क्या है, पहाड़ी श्रृंखला है जो बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन है DRDO का निम्नलिखित में से कौन सा पद इसके संगठन चार्टर के स्तर 1 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सचिव DD और आपका RD&D, ठीक है, RND इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है जैसे कि हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है रक्षा यानी कि डिफेंस, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, एंड विकास यानी कि डेवलपमेंट, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो चार्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पर जो सबसे लेवल 1 का जो आपका है वो आपका सेक्रेटरी ऑफ DD एंड RD एंड चेयरमैन ऑफ DRDO, ठीक है। DRDO का चेयरमैन भी होता है जो कि वर्तमान में कौन है, तो आपके डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। इसके अलावा लेवल 2 में कौन कौन होता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल क्लस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट, वो आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका सेकंड लेवल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है वो आपका लेवल नंबर 2 का आपका ये है। इसके अलावा लेवल 3 पे कौन कौन आता है, तो डायरेक्टर ऑफ लैब्स ईस्ट एंड यूनिट्स का आता है, एंड डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर ये आपका लेवल नंबर 3 पर आता है। तो जो 4 दिया गया है ये आपका लेवल नंबर 3 का है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रयोगशाला निर्देशक दिया गया है ये भी आपका लेवल नंबर 3 का ही आपका अधिकारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि सरकारी बजट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो कि आपका गलत है, ठीक है। तो देखिए जो सरकारी जो बजट होता है वो एक आपका वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। भारत में सरकारी बजट एक संवैधानिक कर्तव्य है, ये भी आपका सही है। ये प्राप्तियाँ और सरकार के द्वारा दिए गए व्ययों का विवरण होता है, ये आपका गलत है। इसके अलावा इसमें 2 खाते होते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसके अलावा यह एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है, जो कि चालू वर्ष, जो कि हमने आपको कल बताया था, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसका योग राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका FC पर NNP, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारक लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के क्या होता है, बराबर होता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए कारकों के लिए बनाया गया कुल योग है, एवं निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP जो किसी देश के नागरिक के द्वारा विदेश में घरेलू रूप से उत्पादित माल्य और सेवाओं का कुल मूल्य माइनस मूल्य ह्रास है। इसके अलावा NNP और FC क्या है, तो कारक लागत उत्पादन के कारकों की लागत संदर्भित करता है, अर्थात भूमि का किराया, पूंजी का ब्यौरा, श्रम के लिए कर्मचारियों के भुगतान के लिए मजदूरी और उद्यमिता के लिए लाभ, ठीक है। कारक लागत पर NNP इक्वल टू होता है बाजार मूल्य पर NNP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बोकाजन सीमेंट संयंत्र है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बोकाजन सीमेंट संयंत्र आपका स्थित कहाँ पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि असम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में ईस्ट इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां संस्करण जीता है, तो आपका 2022 का पूछा गया था 15वां संस्करण, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2022 आपका केवां संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। 26 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। गुजरात टाइटंस आपका चैंपियंस बना था। उप विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स बना था। आईपीएल का जो शुरुआत है पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 2022 का आपका 15वां संस्करण था, इसको याद रखिएगा। 2022 का जो प्रायोजक था वो आपका टाइटल स्पॉन्स आपका टाटा के पास था। गुजरात आपका चैंपियंस बना था। इसके अलावा ऑरेंज कैप की बात करेंगे यानी कि सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था, तो जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स का था जिन्हें कुल 863 रन मारा था। कुल विकेट की बात करेंगे तो पर्पल कैप किसने जीता, तो ये युजवेंद्र चहल ने जीता, ये भी आपका राजस्थान रॉयल्स का ही था। लेकिन आईपीएल 2023 की बात करेंगे जो कि आपका 16वां संस्करण था। आईपीएल 2023 आपका 16वां संस्करण था। ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो शुभमन गिल को मिला था, 890 रन मारा था। आईपीएल 2023 के पर्पल कैप की बात करेंगे तो मोहम्मद सामी को मिला था, ये भी आपका गुजरात का था। शुभमन गिल भी आपका गुजरात का था। इसके अलावा इसके विजेता की बात करेंगे आईपीएल 2023 का जो कि 16वां संस्करण था, तो चेन्नई सुपर किंग विजेता था। उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता कौन था, तो आपका गुजरात जायंट्स आपका उप विजेता टीम था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में सतरिया नृत्य के प्रतिपादक जो रही थी डॉक्टर इंदिरा पीपी बोरा को डैश से सम्मानित किया गया था, तो 1996 में पूछा गया था। तो 1996 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा पीपा जो बोरा है किस नृत्य से संबंधित है, तो सतरिया नृत्य से संबंधित है। सतरिया नृत्य कहाँ का है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से। 1996 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से। 2019 में किस पुरस्कार से, तो गुरु गोपीनाथ देसैया नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि केरल सरकार के द्वारा प्रत्येक साल दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है, तो नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मात्रा में पीने वाला एक प्रकार का झरने का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतियाबिंद एक प्रकार का शक्तिशाली झरना है। ये सब जो दिया गया आपका झरना का प्रकार ही दिया गया है, उसमें से एक प्रकार आपका हॉस्टेल है जो कि उतरता हुआ पानी यानी कि आधारशिला के साथ कुछ संपर्क बनाए रखता है। एक आपका प्लंज होता है जो कि पानी लंबवत नीचे से गिरता है जिससे चट्टान की सतह से संपर्क टूट जाता है। एक आपका झरना होता है जो कि पानी चट्टानी सीढ़ियों की श्रृंखला से नीचे गिरता है, उसको झरना कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि हरित क्रांति के संबंध में आपका निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, सही नहीं है, आपको बताना है। तो हरित क्रांति के विषय में आप लोग भी जानते होंगे, हरित जो क्रांति है आपका 1960 के दशक में आपका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, 1960 के दशक में आपका शुरू हुआ था। तो यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल आपका ये कथन आपका सही नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने पर लक्षित था, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल लक्षित था। इसके अलावा तीसरा है कि यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, तो ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित था, बिल्कुल वित्त पोषित था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति की बात करेंगे तो उसका जो नेतृत्व है आपका MS स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। शुरुआत की बात करेंगे तो 1966 में किया गया था। हरित क्रांति का सफल आयोजन भारत और मेक्सिको में हुआ था। हरित क्रांति का जो संबंध है आपका चावल और गेहूं की फसल से था। खेती से जुड़ा क्रांति को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जो आपका विश्व स्तर पर आपका कौन सा जनक था, तो नॉर्मन ब्लॉक आपका इसका जनक था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुर्दा का जो संचलन वेग है वह क्या कहलाता है, तो मुर्दा का जो संचलन वेग है वह आपका मुर्दा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है वही आपका मुर्दा का संचलन वेग कहलाता है। सबसे अधिक जो तरलतम होता संपत्ति होता है वो आपका मुद्रा ही होता है। नेक्स्ट है कि करनाल का जो युद्ध हुआ था भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है, तो करनाल का जो युद्ध है आपका 1739 में किसके द्वारा किया गया था, तो नादिर शाह आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ किया था, तो मुगल जो सम्राट था आपका मुहम्मद शाह के
साथ आपका इसने किया था। हालांकि नादिर जो शाह है आपका करनाल का जो युद्ध हुआ था 1793 में आपका जीत गया था। मोहम्मद बादशाह आपका मुगल सम्राट था। इसके अलावा नादिर शाह आपका अफसरीद वंश का फारसी साम्राज्य का सम्राट था। युद्ध के दौरान मोहम्मद शाह के लगभग सभी खजाने को खाली कर दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की जो रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के संस्थान हैं जैसे कि अकादमियाँ, संगीत नाटक अकादमियाँ, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, कला क्षेत्र फाउंडेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी भारत की पारंपरिक यानी कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए काम में लगा हुआ है। इसके अलावा यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अब तक भारत को कितना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल है? तो 14 शामिल है। वो कौन कौन सा है? तो आपका पहला है वैदिक जम की जो परंपरा होता है, वैदिक जम की जो परंपरा होता है जो 28 में इसे शामिल किया गया था। रामलीला रामायण का पारंपरिक जो प्रदर्शन होता है उसे भी 2008 में शामिल किया गया था। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर को आपका 2008 में ही शामिल किया गया था। 2009 में आपका रमवान गढ़वाल हिमालय जो कि भारत में है उत्तराखंड में के धार्मिक उत्सव परंपरा का मंचन 2009 में शामिल किया गया था। मुद्दीयेटू अनुष्ठान थिएटर केरल का नृत्य नाटक है 2010 में इसे शामिल किया गया। कालवेलिया जो कि राजस्थान का लोकगीत है नृत्य है इसे 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को आपका 2010 में ही शामिल किया गया था। आपका लद्दाख का जो बौद्ध जप है जो कि हिमालय के लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है 2012 में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा 9वां आपका है मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायक ढोलक बजाना नृत्य करना इसे 2013 में शामिल किया गया। जांडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पित्तल और तांबे का बर्तन बनाने का जो शिल्प है इसे 2014 में शामिल किया गया। योग को 2016 में नवरोज जो फेस्टिवल है आपको बताए थे ये आपका पारसी लोगों का नववर्ष त्यौहार है जिसे 2016 में, कुंभ मेला को 2017 में और सबसे अंतिम में आपका 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका सुभा मुडगल निम्नलिखित में से किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हिंदुस्तानी संगीत यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभा जो मुदगल है हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत से जुड़ी हुई है। 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। हिंदुस्तानी जो क्लासिकल संगीत है उसे शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का एक कला संगीत है। कला संगीत 2 प्रकार का है पूरे भारत में। एक आपका हिंदुस्तानी संगीत है जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। एक आपका कर्नाटक संगीत है जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रतिस्थापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हमने कल भी किया था आपका भारत के 11 मौलिक कर्तव्यों से। चलिए आज भी देख लेते हैं भारत के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। उससे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A का ई राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में आपका वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो हम लोग बिना समय व्यतीत किए 11 मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं जो कि अनुच्छेद 51A के ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है? तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A का बी में कौन आता है? तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। अनुच्छेद 51A का सी में कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। इसके अलावा अनुच्छेद 51A का डी में कौन आता है? तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 51A का ई है जो कि समान भाईचारे की भावना करना। वही आपका इसका राइट आंसर था कि सांप्रदायिक सद्भाव का भी ख्याल रखना आपका इसी से संबंधित है, भाईचारे की भावना को ही रखना। अनुच्छेद 51A का एफ क्या कहता है? तो सामसायिक संस्कृति का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 51 का ए का जी क्या कहता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है। एच जो कहता है आपका वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। इसके अलावा जो आई है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। जो जे कहता है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। और जो लास्ट है आपका के यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका कहता है कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा जो ऊपर का जो पूरा 10 जो देख रहे हैं ये 10 मौलिक कर्तव्य को आपका
42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, लिया गया था यूएसएसआर के संविधान से, जो कि अब रूस हो गया है। इसे किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 51A में वर्णित है। भाग की बात करेंगे यानी कि पार्ट का, तो 4 के ए में आपका ये वर्णित है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आज का ये सेशन है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी प्रकार के एक नए धमाकेदार सीरीज में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।